हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग इस क्लास में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को जो है समझेंगे। समास क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। मोस्टली ये जो वीडियो बनाया गया है ये 10 क्लास तक के जो है सिलेबस को ध्यान में रखकर जो है बनाया गया है, और 10 क्लास तक के लिए जितनी उपयोगी चीजें हैं वो सभी जो है इस वीडियो में कंटेंट के रूप में डालने की कोशिश की गई है। तो आइए हम लोग समास के बारे में जो है बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब शॉर्ट, इन शॉर्ट। और यदि इसका प्रयोजन बोले कि समास आखिर क्या है, क्यों, इसका क्या प्रयोजन है, तो कम से कम जो है 2 शब्दों में और अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना ही इसका प्रयोजन है। कम से कम शब्द, कम शब्द मतलब 2 शब्द कम से कम होने चाहिए, है ना। जैसे कि मैंने बताया, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है संक्षेप। समास का मीनिंग ही होता है संक्षेप। लेकिन इसका प्रयोजन क्या है, कोई चीज की भी एक आवश्यकता होती है, तो इसकी क्या आवश्यकता है, तो प्रयोजन है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही जो है इसका मुख्य प्रयोजन है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रयोजन है। तो ये तो समास क्या था, इसका मीनिंग क्या था, उसका प्रयोजन क्या था। इसके बाद जस्ट हम लोग जो है इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। हालांकि बहुत सारे विद्वान और बहुत सारी ग्रामर की पुस्तकों में, व्याकरण की पुस्तकों में जो है समास को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों, 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द, है ना। क्या कहा गया, 2 या 2 से अधिक शब्द या पदों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द जो प्रत्ययों का लोप होने पर, जिनका प्रत्यय का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो स्वतंत्र शब्द बनता है, यानी उन 2 शब्दों के बीच से जो प्रत्यय का लोप होता है और एक नए शब्द का जो है निर्माण होता है, उसको हम लोग जो है समासिक शब्द के नाम से जानते हैं। और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, उसी संयोग को समास कहते हैं। यदि हम सामान्य अर्थों में बताना चाहें तो सामान्य में कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्दों की रचना होती है उसे हम लोग समास कहते हैं। ऐसे हम लोग जनरली कह देते हैं। लेकिन थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप में जाएंगे तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि 2 या अधिक शब्दों या पदों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द या प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या अधिक शब्दों में से जो नए स्वतंत्र शब्द बनते हैं उसको समासिक शब्द कहा जाता है। और उन 2 या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसी को हम लोग समास के नाम से जानते हैं। अब समास के नाम से जानते हैं, समास की खासियत क्या है, उसकी क्या विशेषता है, क्या अपनी एक कोई पहचान है। तो आइए देखते हैं। इसकी विशेषता में कहता है ये कम से कम 2 पदों का योग होगा ही। यानी पहली विशेषता, समास को समझने के लिए जो पहली विशेषता होगी वो ये होगा कि इसमें कम से कम जो है 2 पदों का योग आपको देखने को मिलेगा। दूसरी जो है विशेष बात यह है कि इन समस्त पदों में विभक्ति प्रत्यय जो है लुप्त हो जाता है। समास में विभक्ति और प्रत्यय वगैरह जो है लुप्त हो जाता है। जब उसका विग्रह करते हैं तो पुनः वो दिखाई देता है। तो आइए अब जो है हम लोग इतना बात समझने के बाद कई बार इस तरह का कंफ्यूजन की स्थिति आ जाता है कि लगता है कि समास तो संधि जैसा ही है या दोनों में जो है बहुत ज्यादा समरूपता है, लेकिन इसमें कुछ भिन्नताएं मौजूद हैं। समास और संधि में कुछ अंतर है। हालांकि बहुत बार बेसिकली देखने पर जो है लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन इसमें अंतर है। तो अंतर क्या है, तो मूल अंतर को जान लेते हैं। क्या कहता है कि समास में 2 पदों का योग होता है। क्या होते हैं समास में, 2 पद होते हैं, है ना, 2 अलग अलग पदों का योग होता है इसमें। लेकिन संधि में जो है ना क्या होता है, 2 वर्णों का योग होता है। समास में 2 पदों का योग है, जबकि संधि में जो है 2 वर्णों का योग होता है। ध्यान रखेंगे, ये संधि और समास का जो है पहला अंतर बताया आपको। दूसरी बात जो है, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जबकि संधि के लिए जो है 2 वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होने की गुंजाइश बनी रहती है। यानी संधि में जो क्या होता है, विकार उत्पन्न होकर नए शब्दों का निर्माण होता है, जबकि समास में जो है इसके प्रत्यय को समाप्त कर दिए जाते हैं। तीसरी विशेषता की यदि बात करें तो संधि को तोड़ने को जो है क्या कहते हैं, उसका संधि का विच्छेद कहा जाता है। संधि को जब तोड़ते हैं हम लोग
तो संधि विच्छेद कहते हैं। जबकि समास का जो विच्छेद होता है उसको समास का विग्रह कहा जाता है ना। इसमें विच्छेद कहते हैं और इसमें विग्रह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं पीतांबर। पीतांबर में जो है दो पद हैं, एक है पीत और दूसरा है अंबर। पीतांबर में दो पद हो गए, एक पीत और दूसरा अंबर। यदि संधि विच्छेद में जो है करें तो पीत जोड़ अंबर होगा, है ना। जबकि समास विग्रह में जो है पीत है जिसका अंबर, यानी यहाँ पर जो है कुछ नए विग्रह जो है देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें विच्छेद देखने को मिलेगा। तो ये इसकी जो है समास और संधि के बीच का मूल अंतर हो गया। अब आ जाते हैं मूल बात पर, जहां से जो है विशेष करके प्रश्न पूछा जाता है। व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। सबसे पहले समास के कितने भेद होते हैं? तो समास का कितना भेद होता है? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पहले तो नंबर याद रख लीजिए कि समास के जो है 6 भेद होते हैं, है ना। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब उनका नाम याद रखना है। दूसरी बात, पहले उसका नाम याद रखना है कि ये 6 भेद कौन कौन से भेद हैं। तो पहला भेद है अव्ययी भाव समास, है ना, याद रखेंगे, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा जो है द्वंद्व समास है। पुनः एक बार जो है इसको दोहराते हैं, नाम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले संख्या याद रखिए कि समास जो है कि 6 प्रकार हैं और 6 प्रकारों का नाम याद रखिए। अव्ययी भाव समास पहला, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा जो है द्विगु समास, पांचवा जो है बहुव्रीहि समास और छठा जो है द्वंद्व समास है। तो सबसे पहले नाम याद कर लेना है, जब तक नाम नहीं तब तक परिभाषा का क्या काम। तो नाम याद कर लिए हम लोग। अब आ जाते हैं पहले समास की बात करते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, किसको कहते हैं अव्ययी भाव समास, या कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा समास है ये, कौन सा अव्ययी भाव है, कौन सा कर्मधारय है, कौन सा समास द्विगु समास है या द्वंद्व है। इसकी पहचान के लिए उसकी परिभाषाओं को जानना जो है बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए, अव्ययी भाव समास कहता है जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद समझते हैं, जब 2 पद होंगे, कहीं पर भी 2 पद होंगे, मान लेते हैं हम पीतांबर ही ले लेते हैं, तो इसमें 2 पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद, एक होगा पीत और दूसरा होगा अंबर, ये 2 पद हो गए। तो ये वाला पहला वाला भाग जो है ना प्रथम पद कहलाएगा, तो दूसरा पद जो है उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। उत्तर का मतलब होता है बाद वाला, है ना। तो उत्तर पद और प्रथम पद, ये 2 चीज जो है जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको इसमें समझने के लिए विशेषण विशेष्य याद रखना चाहिए, उपमा उपमेय याद रखना चाहिए, है ना। इन सब चीजों को जानने से जो है इसकी परिभाषा वगैरह जो है आसान हो जाती है। तो आइए अव्ययी भाव की बात कर रहे थे, तो क्या कहता है अव्ययी भाव में कि जिस समासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद एक समासिक पद है, मान लीजिए कि जो है यथाशक्ति ले लेते हैं, यथाशक्ति। यथाशक्ति में जो है पूर्व पद क्या हो गया? यथा हो गया, जबकि उत्तर पद शक्ति हो गया। तो इसमें कौन सा प्रधान होगा? इसमें प्रधान होगा पूर्व पद प्रधान होगा, है ना। तथा समासिक पद अव्यय हो और पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय के संदर्भ में आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। अव्यय को हम लोग अविकारी शब्द के रूप में भी जान सकते हैं। अविकारी का मतलब जिसमें किसी भी तरह का जो है विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी उसमें आप कोई भी बदलाव जो है आपके द्वारा संभव नहीं है। आप यथा में जो है क्या आकार लगा के उसका अर्थ बदल सकते हैं क्या? यथा के साथ आकार लगा सकते हैं क्या? या हर्षिकार लगा सकते हैं, दीर्घिकार लगा के कोई शब्द बन सकता है क्या इसी तरह का, है ना। यथा, यथो, यथु, यथी, ऐसा कुछ हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो शब्द जो है नहीं बनेगा। यानी ये अविकारी शब्द ही जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी इसका प्रथम पद जो है प्रधान के साथ साथ जो है अव्यय भी होता है, उसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण, प्रतिदिन। प्रति में कोई परिवर्तन संभव है क्या? प्रतु कर सकते हैं क्या उसको? नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें किसी तरह का विकार हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। प्रतिदिन जैसे इसका विग्रह करें तो दिन दिन प्रतिदिन। उसी तरह यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। तो इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको जो है मिल जाएंगे। उन एग्जाम्पल के माध्यम से आप जो अव्ययी भाव समास को जो है आइडेंटिफाइड करना सीखिए। मगर जो है पहले जो है ध्यान रखिए, और यदि ध्यान रहता है तो एक पंक्ति है उसको याद रखिए
कि अस्य प्रथम पद अव्यय अव्ययी भाव इति कथ्यते, यानी जिसका पहला पद अव्यय होता है उसी को अव्ययी भाव कहते हैं, है ना। अस्य प्रथम पद प्रधान, जिसका पहला पद प्रधान है ना, वो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो अब हम लोग दूसरे समास में चलते हैं, यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा हमें जाननी होगी। तो जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, इसलिए मैंने पहले आपको प्रथम पद और उत्तर पद के बारे में बताया था। उत्तर पद का मतलब जो है बाद वाला पद, क्योंकि आप जानते हैं जो भी समास बनेगा वो दो पदों के मेल से बनेगा। इसमें एक पद पूर्व पद होगा और दूसरा पद उत्तर पद होगा। तो तत्पुरुष समास में जो है आपको याद रखना है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, कौन सा पद, उत्तर पद प्रधान होता है जिसका, और प्रथम पद गौण होता है, यानी पहला वाला पद बाद वाला का वैल्यू है और लास्ट वाला का जो है उत्तर पद क्या होता है, गौण। गौण मतलब हो गया वैल्यूलेस, या फिर जो है जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, जो छोटा है, अपना अर्थ जो है उसके मुकाबले छोटा रखता है। तो इसमें जो है तत्पुरुष में सीधा हम लोग याद रखेंगे, अस्य उत्तर पद प्रधान, है ना, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, इति तत्पुरुष, है ना, वही तत्पुरुष है जिसका कौन सा पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। और साथ ही साथ इसमें विभक्ति वगैरह का लोप हो जाता है। जो विभक्ति होती है, विभक्ति आप जानते होंगे, नहीं जानते विभक्ति, तो विभक्ति का मतलब जो है उसमें जो चिन्ह वगैरह होते हैं, है ना, का, के, को, है ना, या जो भी योजक वगैरह जो है लगते हैं वो सब का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजकुमार को यदि हम लोग विग्रह करेंगे तब निकल के आएगा राजा का कुमार, यानी राजा का पुत्र। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और बात, हालांकि जो है 10 क्लास के सिलेबस में जो है इसका जो भेद है तत्पुरुष का उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा मैं जानकारी आपको दे देता हूं। तत्पुरुष के जो है कुल मिलाकर जो है 6 प्रकार होते हैं। तत्पुरुष के जो है 6 भेद हैं। कौन कौन सा भेद है, एक है कर्म तत्पुरुष, आप जानते हैं कर्म कारक, फिर जो है करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, इस तरह कारकों को आप पढ़े होंगे। उसी आधार पर जो है यहाँ पर तत्पुरुष को भी बनाया गया है। ये कर्म तत्पुरुष हो गया। कर्म तत्पुरुष, जैसे इसमें कर्म का जो है क्या है, विभक्ति चिन्ह बता सकते हैं आप लोग। कर्म का विभक्ति चिन्ह जो है, यदि याद होगा, कर्ता ने कर्म को जो है यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। तो यदि देखें तो कर्म तत्पुरुष, जैसे स्वर्ग प्राप्त, यदि इसका जो है विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है, स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ आप जो है इसकी विभक्ति से इसको समझ सकते हैं कि ये जो है कौन सा जो है तत्पुरुष समास है, तो ये कर्म तत्पुरुष है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा, यदि करण तत्पुरुष की बात करें तो करण तत्पुरुष में जैसे आचार कुशल, तो करण जो है क्या होता है, करण का क्या विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से जो है उसका चिन्ह है। यहाँ पर यदि मैंने एक उदाहरण लिखा आचार कुशल, यानी आचरण में कुशल या आचरण से कुशल, है ना, जो आचरण से कुशल होता है उसे आचार कुशल कहते हैं। तो इस तरह आप जो है बाकी को भी समझ लें। संप्रदान तत्पुरुष में जैसे मैंने देशभक्ति लिखा है तो देश के लिए भक्ति। आपदान तत्पुरुष में जो है ऋण मुक्त लिखा है, यानी ऋण से मुक्त। यहाँ पर से दो बार आ रहा है, आप जानते ही हैं। आपदान में भी से आता है, तो आपदान में जब से आता है, करण में भी से है विभक्ति चिन्ह और आपदान में भी से है, लेकिन आपदान में संबंध विच्छेद बताता है, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से जो है वो अलग हो गया है, यहाँ संबंध विच्छेद का भाव जो है प्रकट करता है, तो ये ऋण मुक्त हो गया। और संबंध कारक, संबंध तत्पुरुष की यदि बात करें तो सेनापति, यानी सेना का पति, है ना, सेना का नेतृत्व करता या सेनापति। और अधिकरण तत्पुरुष की बात करें, जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा गृह प्रवेश, यानी गृह में प्रवेश, घर के अंदर प्रवेश। तो आप यदि जो है कारक की विभक्ति चिन्ह को जो है भली भांति जानते हैं तो आप जो है तत्पुरुष समास के जो है जो भेद हैं, चाहे वो कर्म हो, चाहे करण हो, संप्रदान हो, आपादान, संबंधी, अधिकरण, आप उसको आइडेंटिफाइड कर पाएंगे। अब जो है हम लोग तत्पुरुष के बाद जो है चलते हैं कर्मधारय समास को समझते हैं। कर्मधारय समास क्या है, तो कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, है ना। उत्तर पद का मतलब क्या हो गया, बाद वाला पद, सेकंड वाला पद, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा तो ऐसे शब्दों का मेल हो जिसमें एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा, है ना। इसमें एक तो जो है पहला पद विशेषण दूसरा विशेष्य।
हम कह सकते हैं कि एक उपमेय है और दूसरा जो है उपमान है। जैसे उदाहरण के रूप में जो है हम लोग पुत्र रत्न कह सकते हैं। पुत्र रत्न यानी रत्न के समान पुत्र। तो यहाँ पर उदाहरण को देखने के साथ ही हम लोग जो है इसका मतलब समझ सकते हैं कि कर्मधारय में क्या होता है। यहाँ पर पुत्र की तुलना क्या चीज से की गई है? रत्न से की गई है, यानी एक उपमेय और एक उपमान यहाँ पर मौजूद है। आ जाते हैं अगला समास द्विगु समास में। इसको भी याद करना जो है काफी आसान है। इस संदर्भ में कहता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, है ना, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अस्य प्रथम पद संख्यावाचक, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, अस्य प्रथम पद संख्यावाचक द्विगु समास उसको कहेंगे, है ना। इसके दो भेद होते हैं एक्चुअल में, एक होता है समाहार द्विगु और दूसरा होता है उत्तर प्रधान द्विगु। अब उससे पहले जो है उदाहरण ले लेते हैं द्विगु का। जैसे जो है चौराहा, है ना, चौराहा, चार राहों का समाहार, जहां चार रास्ते आकर आपस में मिलते हैं तो आगे चौ हो गया। उसी तरह पंचवटी, पंचमुखी, है ना, त्रिनेत्र, त्रिदेव, है ना, जितने भी ऐसे शब्द हैं जिसके पहले का जो है पद संख्यावाचक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विगु समास के रूप में आइडेंटिफाइड करेंगे। आपको जो है इसके भेद को जो है आइडेंटिफाइड नहीं करना होगा, हालांकि भेद समझें तो समाहार वाला जहां पर होगा उसको समाहार द्विगु कहेंगे और उत्तर पद प्रधान द्विगु जहां पर दूसरा वाला पद जो है प्रमुखता रहेगा उसको उत्तर पद प्रधान द्विगु कहते हैं। जैसे जो है दुमाता, दुमाता का मतलब हो गया दो माताएं, तो इसमें जो है कौन सी चीज प्रधान है? दो प्रधान नहीं है, इसमें जो माता प्रधान है, इसलिए जो है दो क्या है? दो माता है, तो माता जो है यहाँ पर प्रधान हो जा रहा है, इसलिए इसको जो है उत्तर पद प्रधान द्विगु कहा गया है। जबकि जो है जानते समाहार द्विगु में जो है, समाहार का मतलब क्या होता है? समाहार मतलब ग्रुप हो गया, समुदाय हो गया, समेटना हो गया। तो इस तरह से जो है समाहार द्विगु में जो है बहुत सिंपली जो है जैसे त्रिलोक हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिलोक माने तीन लोकों का समाहार, पंचवटी माने पांच वटों का या वृक्षों का समाहार। तो इस तरह द्विगु को जो है समझना और भी ज्यादा आसान है। मैंने सिंपली जो है आपको कहा कि अस्य प्रथम पद संख्यावाचक इति द्विगु। इसके बाद हम लोग बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। इसका पहचान बहुत आसान होता है। कहता है वैसे समासिक पद जिसका समस्त पद अन्य अर्थ प्रकट करता हो, समस्त पद अन्य पदस्य द्योतकः, है ना, जिसका समस्त पद जो है अन्य पद का द्योतक है। बताता कुछ है, लिखा कुछ है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है ना। जैसे कि जो है कह देते हैं लंबोदर, बहुत कॉमन सा एग्जांपल, लंबोदर मीनिंग क्या निकलता है? उदर है जिसका लंबा, मगर अर्थात क्या निकलता है? उसका अर्थ निकलता है गणेश, है ना, गणेश जी, है ना, प्रथम पूज्य गणेश, उसका अर्थ निकलता है। तो कहने का मतलब बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या लेंगे कि वैसे समासिक पद जिसका समस्त पद जो है अन्य पद का द्योतक होता है या अन्य अर्थ प्रकट करता है उसको हम लोग जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। इस तरह का बहुत सारे, जैसे दशानन, दशानन का जो है आपको कंफ्यूजन वहां पर हो सकता है कि जो है इसमें 10 शब्द आगे आ गया, है ना, दशानन 10 आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई द्विगु बनाए कि जो है पहला पद यदि संख्यावाचक है तो द्विगु है, और यदि आप यहाँ पर अर्थ के हिसाब से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आइए बहुव्रीहि के बारे में भी जान लेते हैं। इसके चार भेद होते हैं, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्याधिकरण और तुल्य योग और व्यातिहार बहुव्रीहि के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। द्वंद्व की बात कर लेते हैं। अंतिम जो है छठा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, एक दूसरे से लड़ाई जो है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब एक दूसरे के विरुद्ध जो है ना, उसको द्वंद्व कहते हैं। इन दोनों, इसके जो दोनों पद होते हैं यानी प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों ही पद का वैल्यू जो है ना एक जैसा होता है, एक समान होता है ना, जिसके दोनों पद समान होते हैं और किसी योजक के द्वारा, योजक का मतलब जोड़ने वाला, या और या चिन्ह के रूप में डैश दिया रहता है, डैश से भी आप उसको पहचान सकते हैं आसानी से। तो योजक द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं, है ना, इसको आराम से पहचान लीजिएगा कि ये द्वंद्व समास है। माता पिता लिखते हैं तो माता डैश पिता लिखते हैं,
या फिर जो है आप भूखा प्यासा लिखते हैं तो भूखा के बगल में जो है डैश देकर प्यासा लिखते हैं। यही जो चिन्ह है ना, ये आपको बता देगा कि ये पद जो है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। खाना पीना, यहाँ पर भी योजक द्वारा ये जुड़ा रहेगा, है ना। जगना सोना, इस तरह का बहुत सारा चीज है। इसके भी तीन भेद होते हैं। इसको जो है इतरेतर द्वंद्व कहा जाता है, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व होता है। हालांकि अभी आपको जो है इस कक्षा तक जो है इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। आगे यदि जरूरत होगी तो इस संदर्भ में जो आप कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके संदर्भ में और डिटेल से। यदि समास आपको समझ में आ गया है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।